गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू इंक्रेडिबल आश्रम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्धतरंग दृष्टकारी के लिए हमने कंडीशन देखी थी, आईडीसी यानी दृष्ट धारा निकाली थी, स्पंदमान वोल्टेज निकाले थे, करंट की वैल्यू निकाली थी और रिपल फैक्टर, उर्मी का गुणांक और उसकी दक्षता। आज उसके बाद हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन यानी बोल्टन नियमन, और आपके पास उसमें लास्ट टॉपिक आएगा प्रति शिखर बोल्टा पीक इनवर्स वोल्टेज। फिर आपका क्या हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट। लास्ट दो टॉपिक और हैं आपके पास, जिसमें आपके पास सेकंड लास्ट आता है वोल्टेज या बोल्टा नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन बोल्टन नियमन में आपको देखना है कि जो आउटपुट वेव फॉर्म आपको मिल रही है वोल्टेज के लिए वो किस तरह से मिल रही है, उसका ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन मिलेगी या फिर आपका डिक्रीज फॉर्म में मिलेगा या इंक्रीज फॉर्म में मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन बोल्टन नियमन क्या होता है। तो वी आर वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल आपके पास होता है बी एन एल, इसको बोलते हैं बोल्टा नो लोड की उपस्थिति में, माइनस वी एफ एल फुल लोड अपॉन में बी एफ एल मल्टीप्लाई में 100। यहाँ पर देखो आपके पास दो टर्म है वी एन एल और बी एफ एल। बी एन एल क्या होता है यहाँ पर, यहाँ वी एन एल ये आपके पास होता है लोड रेजिस्टेंस यानी लोड प्रतिरोध आर एल की अनुपस्थिति में निर्गत वोल्टता। दूसरा आपके पास है वी एफ एल। बी एफ एल का मतलब क्या है, लोड रेजिस्टेंस या लोड प्रतिरोध आर एल की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता। तो यहाँ आपको क्या करनी है, दो तरह की वोल्टेज निकालनी है। एक तो जब आपके पास कोई भी लोड रेजिस्टेंस नहीं हो, दूसरी जब आपके पास उस सर्किट में क्या हो लोड रेजिस्टेंस आर एल उपस्थित हो। तो उसके लिए हमने लास्ट देखा था ईडीसी निर्गत वोल्टता निकाली थी हमने, निर्गत वोल्टता किसके लिए, हाफ वेव यानी अर्ध तरंग के लिए, अर्ध तरंग दृष्टकारी। अर्ध तरंग दृष्टकारी के लिए आपने वोल्टता देखी थी, वो आपके पास थी आई डी सी मल्टीप्लाई में आर एल। आई डी सी आपके पास क्या था, आई एम अपॉन में पाई आया था मल्टीप्लाई में आर एल, और आई एम हमने किसके लिए किसके इक्वल किया था, ई एम अपॉन में आर प्लस आर एल पाई आर एल। तो ये आपके पास क्या हो गया, ई डी सी इक्वल ई एम अपॉन में आर प्लस आर एल मल्टीप्लाई में आर एल अपॉन में पाई। ये आपके पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, नो लोड की उपस्थिति में वोल्टेज निकालनी है और फुल लोड की उपस्थिति में निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इसमें एक टर्म है कैपिटल आर। कैपिटल आर आपके पास क्या आता है यहाँ पर, फीडबैक रेजिस्टेंस या कह सकते हो डायोड का रेजिस्टेंस, और आपके पास था एक कॉइल का रेजिस्टेंस। दोनों रेजिस्टेंस के इक्वल था आपके पास कैपिटल आर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपके पास ओनली यहाँ पर क्या है आर एल है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें एक बार आर को ऐड कर रहे हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे सिंप्लीफाई करने के लिए, ई एम अपॉन में आर प्लस आर एल मल्टीप्लाई में पाई। यहाँ पर हम कर रहे हैं आर एल प्लस आर माइनस आर। अगर आप इसको देखोगे आपको पता है इस इक्वेशन में कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, तो हमने क्या किया है, जितनी टर्म को ऐड किया उतनी को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तब इसके बाद देखो इसमें आपको क्या मिलेगा, ई एम अपॉन में पाई, यहाँ पर मैं कॉमन ले रही हूँ तो अंदर आपके पास बचा, यहाँ पर देखो आर प्लस आर एल, आर प्लस आर एल, इसका डिवाइड करोगे तो यहाँ आपके पास आएगा 1, यहाँ माइनस आर अपॉन में आर प्लस आर एल। तो आपके पास क्या आ रहा है, ई डी सी इक्वल ई एम अपॉन में पाई 1 माइनस आर अपॉन में आर प्लस आर एल। तो ये आपके पास क्या है, निर्गत वोल्टता का मान है। इसके बाद हम देखते हैं
EDC इक्वल, इसको आप क्या लिख सकते हो, EM अपॉन में पाई माइनस EM अपॉन में पाई, ऊपर वाला R एज इट इज, अपॉन में R प्लस RL, या EDC इक्वल EM अपॉन में पाई। यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, ये एज इट इज रहेगा EM अपॉन में पाई माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएगा IDC, तो ये हो गया आपके पास IDC मल्टीप्लाई में R एज इट इज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके पास लास्ट इक्वेशन आई है EDC निर्गत वोल्टा की इक्वल EM अपॉन में पाई माइनस IDC मल्टीप्लाई में R। यहाँ पर अब हम बात करेंगे नो लोड की उपस्थिति में और फुल लोड की उपस्थिति में। नो लोड BNL, या फिर आप पहले यहाँ पर देख लो, जब कोई लोड नहीं हो, जब कोई लोड प्रतिरोध नहीं हो, मतलब कि कोई लोड प्रतिरोध नहीं हो, या कह सकते हो कोई भी उसमें रेजिस्टेंस उपलब्ध नहीं हो, तो आपके पास EDC क्या आएगा, EDC इक्वल EM अपॉन में पाई। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, R 0 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे EDC इक्वल आपको क्या मिला है, EM अपॉन में पाई, या कह सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। तो आपके पास EDC आ गया EM अपॉन में पाई। अब आपको निकालना है VNL, नो लोड की उपस्थिति में, जब उसमें कोई भी लोड नहीं हो, तो इसको आप क्या लिखोगे, या VNL इक्वल EM अपॉन में पाई, समीकरण 3। तो आपके पास नो लोड की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है, फुल लोड। फुल लोड की आपके पास क्या है, समीकरण 2। तो अगर हम समीकरण 2 और 3 से समीकरण ए नाम दे दो इसको, समीकरण ए में मान रखते हैं, तो हम देखेंगे आपके पास बोल्टन नियमन का मान क्या आता है। यहाँ पर देखो, फुल लोड की उपस्थिति में आपके पास EDC, समीकरण 2 व 3 से समीकरण ए में मान रखने पर, तो आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा, VNL। VNL आपके पास क्या है, EM अपॉन में पाई माइनस फुल लोड, जब उसमें क्या हो, कोई भी रेजिस्टेंस अवेलेबल हो, तो आपके पास समीकरण 2, तो EM अपॉन में पाई। अब यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, प्लस IDC मल्टीप्लाई में R अपॉन में फुल लोड, तो EM अपॉन में पाई माइनस IDC मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में 100%। EM अपॉन पाई से EM अपॉन पाई कैंसिल, तो आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा है IDC मल्टीप्लाई में R अपॉन में EM अपॉन में पाई माइनस IDC मल्टीप्लाई में R 100%। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था आपके पास क्या था, IDC इक्वल EM अपॉन में R प्लस RL मल्टीप्लाई में पाई। ये आपके पास आया था, हमने EDC निकाला था, EDC मल्टीप्लाई में था आपके पास IDC मल्टीप्लाई में RL इक्वल, आपके पास इस वाले टर्म में RL और होता है, तो दोनों तरफ से RL को कैंसिल कर सकते हो, तो IDC इक्वल क्या आएगा, EM अपॉन में R प्लस RL मल्टीप्लाई में पाई। तो यहाँ पर आप EM अपॉन पाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपके पास EM अपॉन में पाई क्या आएगा, यहाँ पर IDC मल्टीप्लाई में R प्लस RL। तो यहाँ से EM अपॉन पाई की वैल्यू आप रख सकते हो, तो क्या आएगी, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल IDC मल्टीप्लाई में R अपॉन में इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगी, IDC मल्टीप्लाई में R प्लस IDC मल्टीप्लाई में RL माइनस IDC R। IDC R से IDC R कैंसिल, तो आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर, IDC मल्टीप्लाई में R अपॉन में IDC मल्टीप्लाई में RL, ID से IDC कैंसिल। तो आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन क्या बच रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल R अपॉन में RL। मतलब कि बोल्टन नियमन आपका किस किस पर निर्भर कर रहा है,
एक तो कैपिटल आर पर और एक आर एल लोड रेजिस्टेंस प्रतिरोध पर। तो आर आपके पास किसके बराबर था, आर एफ प्लस आर एस, और ये आपके पास क्या था, लोड प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे जैसे आपको क्या करना है, बोल्टन नियमन का मान क्या करना है, कम करना है। तो आप क्या करोगे, लोड रेजिस्टेंस यानी लोड प्रतिरोध की वैल्यू को क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि वी एन एल आपके पास क्या होगा, बहुत कम मिलेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो जैसे जैसे या फिर जब आर एल इज ग्रेटर हो आर से, तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। इस तरह से आपका क्या होता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में बोल्टन नियमन के मान को किस तरह से आपको कंट्रोल करना है, वो आपके पास इक्वेशन आई है लास्ट समीकरण 4। तो कभी भी आप इसका प्रैक्टिकल करो तो ध्यान रखना लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी आपको बोल्टन नियमन का मान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है पीक इनवर्स वोल्टेज। ये आपका लास्ट टॉपिक है, प्रतीप शिखर वोल्टा, इंग्लिश में पीक इनवर्स वोल्टेज। सबसे पहले देखो पीक इनवर्स वोल्टेज यानी प्रतीप शिखर वोल्टा क्या होती है। जैसे कि हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, उसका कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, उसका हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेट करते हैं। जैसे कि मानो x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमें पता है ये इसका क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अधिकतम आयाम होता है। ये कह सकते हैं उसकी पीक वैल्यू क्या होती है यहाँ पर एक्स नॉट, इससे ज़्यादा उसका क्या होगा, आयाम का मान नहीं हो सकता है, वो उसके लिए क्या होती है, उसकी पीक वैल्यू। तो इसी तरह से हमको क्या निकालना है, वोल्टेज के लिए पीक वैल्यू देखनी है कि उसकी पीक वैल्यू क्या होगी। तो लास्ट हमने देखा था अर्ध तरंग दृष्टिकारी की, जब हमने वर्किंग देखी थी तो वहाँ हमने देखा था हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, वी एस इक्वल ई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हमें पता था ये ई एम क्या था, उसका मैक्सिमम वोल्टेज था, या कह सकते हो वोल्टेज का मैक्सिमम आयाम। इससे ज़्यादा अर्ध तरंग दृष्टिकारी में जो भी आपको तरंग मिलेगी उनका आयाम इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम आयाम आपको क्या मिलेगा, ई एम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अधिकतम आयाम। और ये अधिकतम आयाम किसका रहेगा आपके पास, वोल्टा का। जो भी आप वोल्टा अप्लाई कर रहे हो, आरोपित कर रहे हो, तो उसका अधिकतम आयाम आपके पास क्या था, ई एम। और इस ई एम को ही हम क्या बोलते हैं, उसके लिए पीक वैल्यू यानी शिखर वोल्टा का मान। तो यहाँ पर हमें देखना है कि आपके पास शिखर वोल्टा आपको क्या मिलेगी और किस कंडीशन में मिलेगी। तो जैसा कि हमने लास्ट अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए हमने डायग्राम देखा था, आपको इस तरह से उसका डायग्राम मिल रहा था। यहाँ पर आपने देखा था आपके पास एक क्या था, जेनर डायोड था और एक लोड रेजिस्टेंस आरएल था। अब देखो पीक वैल्यू आपको कब मिलती है सर्किट में, जैसे कि आप कोई भी इनपुट दे रहे हो यहाँ पर एसी, तो आपको पता है यहाँ पर क्या करेगा, जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो आपका सेकेंडरी कॉइल यानी द्वितीय कुंडली पर जाएगा। वो आपके पास क्या था, ई एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि आप जो भी वेव फॉर्म दे रहे हो साइन की वेव फॉर्म में दे रहे हो। तो उसके बाद क्या करता है, जेनर डायोड। हमने देखा था जेनर डायोड की आपको दो कंडीशन मिल रही थी, एक जब वो क्या कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था, धारा प्रवाहित कर रहा था। दूसरा जब हम क्या करते हैं, वोल्टेज के एक टर्मिनल को नेगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव करते हैं। या कह सकते हो हाफ साइकिल के लिए तो आपको इसमें वेव फॉर्म मिल रही थी और हाफ साइकिल के लिए आपको वेव फॉर्म नहीं मिल रही थी। तो हमने देखा था एक कंडीशन में तो आपके पास डायोड ऑन रहता है, दूसरी कंडीशन में ऑफ रहता है। तो जब डायोड ऑफ रहता है उस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हम क्या बोलते हैं, इसमें जो डायोड की वोल्टेज यानी वोल्टा का मान होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम उसकी जो आप आरोपित वोल्टा है उसकी जो भी पीक वैल्यू है या कह सकते हो अधिकतम आयाम है उसके बराबर होगा। ये किस कंडीशन में होगा, जब डायोड आपका ऑफ रहेगा। डायोड के ऑफ रहने की कंडीशन में आपके पास प्रतीप शिखर वोल्टा क्या मिलेगी आपको, ई एम। इससे ज़्यादा उसकी वोल्टेज आपको नहीं मिल सकती, ये उसकी क्या होती है, प्रतीप शिखर वोल्टा। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे प्रतीप शिखर वोल्टा के लिए, कि जब विद्युत चालन नहीं हो रहा हो
या धारा प्रवाहित नहीं हो तो डायोड में वोल्टता का मान आरोपित वोल्टता के अधिकतम आयाम, ब्रैकेट में लिख लो वोल्टता, अधिकतम आयाम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं PIV, पीक इन्वर्स वोल्टेज आपको क्या मिलेगी, EM। ध्यान रखना ये किस कंडीशन में मिलेगी, जब कोई भी इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं हो, विद्युत चालन नहीं हो, उस कंडीशन में आपको मिलती है प्रतीप शिखर वोल्टता, वो आपको क्या मिलेगी, EM। उसके बाद इसी में आपके पास सब टॉपिक आता है निर्गत वोल्टता व धारा के आवृत्ति घटक, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो निर्गत वोल्टता होती है और करंट होती है उसके आवृत्ति घटक यानी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हम किस तरह से निकालते हैं। इसमें आपके फर्स्ट पेपर आएगा एक मैथमेटिकल फिजिक्स, उसमें आप पढ़ोगे फूरियर सीरीज या फूरियर थ्योरम। तो उसमें आप देखोगे कि आपको एक सीरीज मिलती है, उससे हमको क्या निकालने होंगे, इसके आवृत्ति घटक, या कह सकते हो कि आपको आवृत्ति घटक की वोल्टता और धारा के मान क्या क्या मिल रहे हैं। तो अभी के लिए आप याद रख लेना, इसमें जो आपको यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले धारा के लिए, अर्ध तरंग दृष्टकारी के लिए धारा का मान, अर्ध तरंग दृष्टकारी के लिए निर्गत धारा। तो यहाँ पर देखो I इक्वल क्या लिखेंगे हम, A0 प्लस समेशन AN cos n ओमेगा t प्लस समेशन VN sin n ओमेगा t। यहाँ पर आपके पास क्या है, अर्ध तरंग दृष्टकारी के लिए निर्गत धारा का मान है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, A0, AN और VN। यहाँ पर ये क्या होते हैं आपके, ये फूरियर नियतांक होते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो फूरियर प्रमेय के अनुसार, फूरियर प्रमेय के अनुसार निर्गत धारा का मान। तो यहाँ पर आपके पास तीन नियतांक है, A0, AN, VN। इन तीनों नियतांकों का मान आपको कैलकुलेट करना है और वो किस पर डिपेंड है, आपके पास धारा पर, और धारा का मान किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ। तो हमने अर्ध तरंग दृष्टकारी के लिए धारा का मान देखा था, तो आपके पास क्या आया था, I इक्वल IM साइन ओमेगा t, और एक आपके पास आया था I इक्वल 0। ये किस कंडीशन में आया था आपके पास, जब t का मान आपके पास क्या हो, 0 से t/2 के बीच में हो, और करंट एक 0 आपको कब मिली थी, जब t/2 से और t के बीच में धारा का मान हो। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, वही ये वाली तो करंट आपके पास 0 है, तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, इसका मान हमेशा 0 मिलेगा। हमें कैलकुलेट करना है ओनली 0 से t/2 के लिए। तो 0 से t/2 के लिए आपको A0 निकालना है, AN निकालना है और BN निकालना है। अब यहाँ पर देखो A0 क्या होता है, AN क्या होता है और VN क्या होता है। A0 आपको मिलता है यहाँ पर 1/t, 0 से t I dt। AN होता है आपके पास 2/t, 0 से t I cos n ओमेगा t dt। और VN आपके पास होता है 2/t, 0 से t I sin n ओमेगा t dt। तो आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन में I की वैल्यू रखनी है और क्या निकालना है, कांस्टेंट नियतांकों का मान निकालना है, और इन नियतांकों का मान आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। तो वो आपके पास क्या होगा, आवृत्ति घटक के लिए आपके पास निर्गत धारा का मान आ जाएगा, और इसी तरह से आपको वोल्टेज का भी निकालना है। वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, सिर्फ निर्गत धारा का मान है, तो आपको क्या करना है, इसी तरह से वोल्टेज का भी निकालना है मान। तो हम यहाँ सिर्फ किसकी बात करेंगे, धारा के मान की बात करेंगे। तो अब इसका धारा का मान निकालते हैं, A0, AN और BN की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो A0 का मान क्या आएगा आपके पास, A0
इक्वल 1/t 0 से, अब देखो इसको आप ब्रेक करके लिखोगे 0 से t/2 और t/2 से t, तो t/2 से t में तो आपके पास धारा का मान 0, तो हम किसकी बात करेंगे, ओनली 0 से t/2 के लिए। और I का मान आपके पास क्या है यहाँ पर, Im sin ωt dt। इसका इंटीग्रेशन करो तो आपके पास क्या आएगा, Im को तो बाहर निकाल लो कांस्टेंट, 0 से t/2 में इंटीग्रेशन करोगे तो साइन क्या देगा आपको, नेगेटिव cos ωt अपॉन में ओमेगा, 0 से t/2 इसकी लिमिट, ओमेगा को बाहर निकाल लो तो Im अपॉन में ओमेगा t, माइनस को भी निकाल लो। अब देखो cos ओमेगा, ओमेगा आपको पता है क्या होता है, ओमेगा इक्वल 2π अपॉन में t, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह आप लिख दोगे 2π अपॉन में t, स्मॉल t की जगह आप लिमिट रखोगे t/2, हायर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा cos 0, तो यहाँ देखो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो cos पाई आपको क्या बोलता है -1, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, A0 इक्वल -Im अपॉन में ओमेगा t -1, तो A0 इक्वल -2 और आगे माइनस, आपके पास क्या हो जाएगा 2Im अपॉन में ओमेगा t, ये कह सकते हो 2Im अपॉन में ओमेगा की जगह क्या लिखोगे 2π अपॉन में t, तो t ऊपर चला जाएगा, एक t नीचे, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास A0 क्या आया है Im अपॉन में पाई, तो यहाँ पर आपके पास A0 आ चुका है Im अपॉन में पाई। ये आपने पहले भी निकाला था, किसका मान आया था आपके पास, IDC का मान आया था, तो वही आपके पास क्या आ रहा है, A0 नियतांक का मान आ रहा है। इसी तरह से आपको AN और BN का मान भी निकालना है। इसके बाद देखो AN, तो AN इक्वल आपके पास था 2 अपॉन में t, वो 0 से t/2 I cos n ओमेगा t dt, तो 2/t 0 से t/2, I की वैल्यू आपके पास क्या थी, Im sin ओमेगा t cos n ओमेगा t dt, Im को बाहर निकाल लो तो आपके पास क्या आएगा 2Im अपॉन में t 0 से t/2 साइन ओमेगा t cos n ओमेगा t dt। यहाँ देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, चाहो तो लिख लेना आप 2 sin a cos b sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस प्लस a माइनस बी। क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसकी an की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो an इक्वल 2Im अपॉन में t, तो इसमें अप्लाई करो, सॉरी 2 तो आपका आइडेंटिटी में आ गया, तो साइन a प्लस v, a आपका ये, v आपका ये है, तो क्या आएगा 1 प्लस n, ओमेगा t को मैंने कॉमन ले लिया, प्लस साइन a माइनस v, तो 1 माइनस n ओमेगा t। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब आपका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास an इक्वल Im अपॉन में t, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस को बाहर निकाल लो, इसमें भी माइनस आएगा आपके पास, तो कॉस 1 प्लस n ओमेगा t, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या आएगा अपॉन में 1 प्लस n मल्टीप्लाई में ओमेगा। दूसरी टर्म में भी आपके पास कॉस 1 माइनस n ओमेगा t अपॉन में 1 माइनस n ओमेगा, लिमिट आ जाएगी 0 से t/2। नेक्स्ट टर्म में आप ओमेगा को भी बाहर निकाल सकते हो, तो आपके पास क्या आएगा an इक्वल -Im अपॉन में ओमेगा t। अब देखो इसमें आपको लिमिट रखनी है, तो cos 1 प्लस n, ओमेगा की जगह 2π अपॉन में t, स्मॉल t की जगह t/2, और अपॉन में आपका 1 प्लस n एज इट इज, प्लस सॉरी हायर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट cos, इसकी जगह आपके पास 0, तो
तो ये टर्म था आपके पास 0, cos 0 आपको क्या देता है 1 वैल्यू, तो 1 अपॉन में 1 प्लस n। इस वाले टर्म में रखोगे आप लिमिट, तो हायर लिमिट t/2, तो cos 1 माइनस n 2 पाई अपॉन में t मल्टीप्लाई में t/2 अपॉन में 1 माइनस n एज इट इज, माइनस इसमें भी लोअर लिमिट रखोगे, cos 0 1 वैल्यू देगा और आगे माइनस आ जाएगा और अपॉन में 1 माइनस n एज इट इज, क्योंकि हमने ओमेगा को बाहर निकाल लिया, तो 1 अपॉन में 1 माइनस n। अब यहाँ देखो आपको पता है इसकी वैल्यू किस किस पर डिपेंड कर रही है, n पर। यहाँ पर देखो आपके पास एक टर्म और आ रही है n, जबकि इससे पहले आपकी कोई भी n टर्म नहीं थी, तो n आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप देखोगे n की वैल्यू दो तरह से मिलेगी आपको, एक बार इवन यानी सम संख्या और एक बार विषम संख्या। तो n जब सम होगा तो आपको an क्या मिलेगा, जब n इक्वल क्या हो सम संख्या, सम संख्या मतलब 0 2 4 6, तो यहाँ पर n इक्वल 0 रखो आप, n इक्वल 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर cos पाई आपको हमेशा क्या वैल्यू देता है -1, तो आपके पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी ऊपर वाली -1 अपॉन में 1 प्लस n, तो an क्या आएगा आपके पास -im अपॉन में ओमेगा t -1 अपॉन में 1 प्लस n। दूसरी टर्म एज इट इज 1 प्लस n। सिमिलर आपके पास जो ये वाली टर्म होगी ये आपको क्या मिलेगी, वही n इक्वल 0 रखोगे तो cos पाई क्या देगा -1 वैल्यू देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन में 1 माइनस n। सिमिलर सेकेंड टर्म एज इट इज। तो यहाँ पर देखो ये वाली टर्म आपके पास 2 टाइम्स आ रही है और ये वाली टर्म भी 2 टाइम्स आ रही है, तो उसको क्या लिखोगे आप, an इक्वल -im अपॉन में ओमेगा t -2 1 प्लस n -2 1 माइनस n। तो an इक्वल माइनस को बाहर ले लो 2im अपॉन में ओमेगा t, इसमें एलसीएम लोगे 1 प्लस n 1 माइनस n, तो अंदर बचेगा आपके पास 1 माइनस n प्लस 1 प्लस n, n से n कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर अंदर 2 अपॉन में an इक्वल 2im अपॉन में ओमेगा t 2 अपॉन में 1 प्लस n 1 माइनस n। यहाँ पर देखो ओमेगा 2 पाई अपॉन में t, तो ये 2 पाई t ऊपर चला गया, एक t नीचे, 2 अपॉन में 1 प्लस n 1 माइनस n, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा an इक्वल im अपॉन में पाई, 2 भी निकाल लो तो अंदर के बचा 1 प्लस n और 1 माइनस n। तो ये किस कंडीशन में आपके पास आया है, जब आपके पास n क्या हो सम संख्या हो, तब के लिए आपको an का मान मिल रहा है 2im अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 1 प्लस n 1 माइनस n, जब क्या हो n आपके पास सम हो। इसी तरह से आप देखोगे जब आपके पास n क्या हो विषम हो, तो इस समीकरण में देखो n का मान विषम मतलब 1 रखो आप, तो 1 प्लस 1 2, तो cos 2 पाई आपको क्या वैल्यू देता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव, तो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिलेगा an का मान 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जब n का मान क्या हो विषम 1 3 5, तो यहाँ पर देखो 1 रखा तो आपको cos 2 पाई मिल रहा, cos 2 पाई आपको क्या वैल्यू देता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, तो an इक्वल -im अपॉन में ओमेगा t, यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस n, सेकेंड टर्म एज इट इज। सिमिलर वहाँ भी आपको क्या मिलेगा ऐसे ही, तो आपको क्या मिलेगा इसका मान ऑलवेज 0, तो आप क्या कह सकते हो an का मान इक्वल क्या आ रहा है 0, किस कंडीशन में, जब आपके पास n क्या हो विषम हो। इसी तरह से आपको bn का मान निकालना है, bn का मान आपको क्या मिलेगा, उसके लिए देखो इसके बाद आता है आपके पास bn 2 अपॉन में t 0 से t/2 i साइन n ओमेगा t dt, तो Vn इक्वल 2 अपॉन में t 0 से t/2 im
साइन ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी मल्टीप्लाई में डी टी। आई एम को बाहर निकाल लो। तो यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 sin ए sin बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 sin ए sin बी क्या होता है आपके पास, 2 sin ए sin बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी यूजिंग आइडेंटिटी। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आई एम अपॉन में टी 0 से t/2, तो कॉस ए माइनस बी ओमेगा टी माइनस एन ओमेगा टी माइनस कॉस ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस एन ओमेगा टी मल्टीप्लाई में डी टी। तो वी एन इक्वल आई एम अपॉन में टी 0 से t/2 कॉस 1 माइनस एन ओमेगा टी माइनस कॉस 1 प्लस एन ओमेगा टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 1 माइनस एन ओमेगा टी अपॉन में टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 माइनस एन ओमेगा। सिमिलर इसका करोगे साइन 1 प्लस एन ओमेगा टी अपॉन में 1 प्लस एन ओमेगा। यहाँ पर क्या करो आप, ओमेगा को बाहर निकाल लो। तो आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, वी एन इक्वल आई एम अपॉन में ओमेगा टी, इसकी लिमिट है 0 से t/2, इसकी लिमिट रख दो साइन 1 माइनस एन 2 पाई अपॉन में टी लिमिट t/2 अपॉन में 1 माइनस एन। ये हायर हो गई, अब लोअर लिमिट, तो साइन 0 वैल्यू देगा आपको, तो इस टर्म को आप हटा सकते हो। फिर सेकंड टर्म आपके पास है माइनस साइन 1 प्लस एन ओमेगा 2 पाई अपॉन में टी मल्टीप्लाई में t/2 अपॉन में 1 प्लस एन एज इट इज़ माइनस हायर लिमिट वही आपके पास 0। तो यहाँ पर देखो आपके पास t से t कैंसिल, 2 से 2 सिमिलर यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो वही आपके पास साइन की वैल्यू किस किस पर डिपेंड कर रही है, n पर, जब n सम होगा और n विषम होगा। तो यहाँ पर देखो जब n इक्वल आपके पास क्या होगा, विषम, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब n आपके पास क्या होगा, विषम संख्या, तो हम 1 मान रख रहे हैं n का। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करना तो आपको Vn का मान मिलेगा आई एम अपॉन में 2। इसी तरह से जब n इक्वल आप क्या रखोगे, नॉट इक्वल 1, तो आपको Vn क्या मिलेगा, 0। तो इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हो, फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्णतः डिस्ट्रकारी के लिए भी A0 An Vn का मान, और लास्ट में आप क्या करोगे, निर्गत धारा वाला आपका समीकरण 1 था, उसमें इन तीनों नियतांक के मान रखोगे, वो आपके पास क्या हो जाएगा, उसकी आवर्ती घटक। इसके बाद आपका नेक्स्ट चलेगा फुल वेव रेक्टिफायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।